स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। और आज हम टॉपिक पढ़ेंगे 2.1 बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स। हमने इसमें दो चीज़ें पढ़ी थी, स्केलर्स और वेक्टर्स। स्केलर्स हमारे पास वो थे जिसकी डायरेक्शन नहीं है, जबकि वेक्टर्स में हमारे पास डायरेक्शन होती है, लेकिन इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो है मैग्नीट्यूड और वैल्यू। स्केलर्स में हमारे पास डायरेक्शन जो है ये नहीं होती, और वेक्टर्स में हमारे पास डायरेक्शन होती है, लेकिन दोनों के पास मैग्नीट्यूड या वैल्यू होती है। चलिए इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास स्केलर्स जो है, फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्क है। वर्क को हम क्या बोलेंगे, 10 जूल वर्क है, लेकिन किस डायरेक्शन में है ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस 10 जूल एनर्जी खर्च की तो खर्च की, किस डायरेक्शन में खर्च की इससे उसको क्या लेना देना। इसी तरह हमारे पास स्पीड है, हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है। ये जस्ट हमने बता दिया कि इतनी उसकी रफ्तार है, इतनी स्पीड से वो आ रहा है, कोई ज़रूरत नहीं बताने की कि उसकी क्या डायरेक्शन है। इसी तरह हमारे पास वेक्टर्स में फोर्स है। फोर्स हमें बताना पड़ेगा कि कितने न्यूटन फोर्स है और किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। हमारे पास 5 न्यूटन फोर्स है, किस डायरेक्शन में है जी, ईस्ट की तरफ, क्योंकि फोर्स तो डायरेक्शन के बगैर नहीं हो सकती ना। इसी तरह हमारे पास ये स्पीड का भाई है वेलोसिटी, जिसके पास डायरेक्शन होती है। अगर हम कहें 10 मीटर पर सेकंड, तो हमें अगर वेलोसिटी मेंशन कर रहे हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में है। ठीक है, नॉर्थ की डायरेक्शन में है फर्ज करें, तो हम बता रहे हैं जी वेलोसिटी है, तो इसका मतलब है वेक्टर है। और जब हम स्पीड की बात करें तो वो स्केलर है। इसी तरह हमारे पास आता है डिस्टेंस। पाँच मीटर डिस्टेंस है, ये हमारे पास स्केलर में आता है। और इसी का बड़ा भाई कह लें डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम बोलते थे कि डायरेक्शन है, इसके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है हमारे पास। तो ये 5 मीटर है हमारा, किसी भी डायरेक्शन में, ईस्ट में लगा लें। ठीक है, तो ये बेसिक जो फ़र्क है स्केलर और वेक्टर्स का। नेक्स्ट हम देखते हैं वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ की और इसके ऊपर ये एरो लगाया, तो इस तरह ही वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो हमारे पास इस लाइन की लेंथ है, ये हमारे पास वेक्टर की मैग्नीट्यूड के बराबर होती है। और ये जो इसका एरो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, उसकी डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में वेक्टर है। हमारे पास फर्ज करें 100 न्यूटन फोर्स है, तो क्या ये 100 न्यूटन फोर्स को शो कर रहा है? बिल्कुल करेगा। हम मान लेंगे कि 1 या 2 सेंटीमीटर की जो लेंथ है वो 100 न्यूटन के बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये जो 100 न्यूटन के बराबर लेंथ है ये हमारी मैग्नीट्यूड को शो कर रही है, और ये जो एरो है हमारा ये हमारी डायरेक्शन को शो करेगा। इसी तरह वेक्टर में ये जो लास्ट वाली साइड है इसको हम कहते हैं टेल, और ये जो एरो वाली साइड है इसको हम कहते हैं हेड। ये वाली इसको हम कहते हैं हेड ऑफ अ वेक्टर,
और ये जो इसकी टेल है इसको हम कहते हैं टेल ऑफ अ वेक्टर। अब जब भी हमने किसी वेक्टर को शो करना है, फोर्स को अगर हम शो कर रहे हैं, तो हम इसको शो करने के लिए इसके ऊपर ये एक छोटी सी लाइन बनाते हैं वेक्टर की। जब भी हमने कोई किसी भी इक्वेशन में लिखना है तो हम डिस्प्लेसमेंट या किसी भी वेक्टर को हम ऊपर यूं लाइन शो करते हैं, लेकिन हर दफ़ा हम लाइन नहीं शो करते। हम इसको इस तरह एक स्ट्रेट लाइन से भी शो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ही एरो बनाएं। इस तरह वेलोसिटी को लिखें, डिस्प्लेसमेंट को लिखें, तो ये इसका तरीका है कि वेक्टर को शो कर रहे हैं हम। इसी तरह वेक्टर की मैग्नीट्यूड को लिखने के लिए हम या तो खाली अगर ए लिखा है तो इसका मतलब है ये मैग्नीट्यूड है, या फिर हमारे पास ये ए जो है ये मोटा करके लिखा हो, बोल्ड करके लिखा हो, तो भी इसका मतलब है मैग्नीट्यूड। इसी तरह अगर हमारे पास ये लाइन के अंदर हो, इसका मतलब है मॉड, ये इसका मतलब भी ये है कि हमारे पास मैग्नीट्यूड है। और एक और तरीका ये, इसके ऊपर अगर हमारे पास एरो हो, ये तीन तरीके हमारे पास हैं इसकी मैग्नीट्यूड को शो करने के लिए। लेकिन अगर हमारे पास ये ए लिखा है उसके ऊपर एरो हो, तो एरो का मतलब है कि पूरा वेक्टर है हमारे पास, यानी कि उसकी डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो डायरेक्शन हम इसको बताएंगे जी ईस्ट की तरफ है। तो बेसिकली हम वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो बेसिकली हम वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक एरो के साथ या एक सीधी लाइन जो डायरेक्शन शो कर रही है, ये इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। और अगर एक वेक्टर को हमने शो करना है तो उसके ऊपर हम यहाँ ये लाइन बनाएंगे। और अगर वेक्टर की हमें मैग्नीट्यूड को शो करना है या कोई भी आपको फोर्स, अगर कोई कहे फोर्स हमारे पास है जी 10 न्यूटन, तो आप कहेंगे जी फोर्स तो वेक्टर है, इसके ऊपर तो एरो लगाया ही नहीं है। नहीं, तो इसका ये भी ठीक है, तो इसका मतलब है ये जस्ट इसकी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड की वो बात कर रहा है, उसकी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा। और दूसरा तरीका ये बोल्ड फेसेस वाला, उसको बोल्ड करके शो करें। और थर्ड है कि ये मॉड लगा हो, तो उसका मतलब भी है कि ये वेक्टर है, वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स की कितनी टाइप्स हैं? वेक्टर्स की बहुत सारी टाइप हैं। नंबर 1 पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स, फर्ज करें हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए है और एक वेक्टर हमारे पास है बी। दो वेक्टर्स ए और बी हमारे पास सिर्फ उस सूरत में इक्वल होंगे जब दोनों वेक्टर्स जो हैं वो सेम ही डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, और उनकी ये जो लेंथ है वेक्टर की ये भी इक्वल होगी। जब हमारे पास लेंथ जो है वो ए वेक्टर की लेंथ बी वेक्टर के इक्वल हो, एक तो लेंथ इक्वल हो और दूसरा सेम हमारे पास डायरेक्शन हो। इन्हीं दोनों सूरतों में हम कहेंगे कि वो वेक्टर जो है वो इक्वल वेक्टर है। अदरवाइज अगर इसकी डायरेक्शन जो है वो फर्ज करें बी की डायरेक्शन ये नहीं है, सेम नहीं है, इस डायरेक्शन में है,
या इस डायरेक्शन में है, या इसकी मैग्नीट्यूड जो है ये छोटी है, ये वेक्टर ए 5 यूनिट है और वेक्टर बी 6 यूनिट है, तो इसका मतलब है ये दोनों इक्वल नहीं है। हम किस सूरत में वेक्टर ए और बी जो है वो इक्वल हो सकते हैं, सिर्फ एक ही सूरत है कि उनके 5 यूनिट, उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो सेम हो और दोनों ही ईस्ट की डायरेक्शन में हो। वेक्टर ए और ये वेक्टर हमारे पास बी आएगा, ये भी 5 यूनिट ही हो और इसकी डायरेक्शन जो है ये भी ईस्ट की जानिब ही हो। इसी तरह हमारे पास है अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर जो है ये क्या है हमारे पास, ये बिल्कुल यही है जैसे दो वेक्टर्स, अगर ए वेक्टर और वेक्टर बी, उनमें से अगर किसी की या तो मैग्नीट्यूड जो है वो सेम ना हो, नॉट सेम, या डायरेक्शन जो है वो सेम ना हो, इन दोनों सूरतों में हमारे पास जो वेक्टर्स है वो अनइक्वल होगा। या तो मैग्नीट्यूड भी दोनों की सेम ना हो और डायरेक्शन भी दोनों की सेम ना हो, तब भी वो वेक्टर्स अनइक्वल होंगे। यानी कि 6 यूनिट एक वेक्टर जो है वो 7 यूनिट वेक्टर के इक्वल नहीं होगा। और इसी तरह अगर 6 यूनिट वेक्टर जो है ये हमारा है ईस्ट की तरफ और 6 यूनिट वेक्टर हमारा है नॉर्थ की तरफ, तब भी ये हमारे वेक्टर्स जो हैं ये इक्वल नहीं होंगे। तो इन वेक्टर्स को हम कहते हैं अनइक्वल वेक्टर्स। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पैरेलल वेक्टर्स। तो हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स ऐसे होते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जो कि सेम ही डायरेक्शन में हो और जिनके दरमियान एंगल जो है वो बिल्कुल 0 हो। अब इस ए और बी वेक्टर के दरमियान हम लोग एंगल बताएं कौन सा है, तो दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। इसकी डायरेक्शन भी ये है और इसकी भी डायरेक्शन ये है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब है दोनों वेक्टर्स हमारे पैरेलल हैं। और इसी तरह हमारे पास आते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर्स हमारे पास क्या है, अगर दोनों की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। अगर वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है तो वेक्टर बी जो है ये दूसरी डायरेक्शन में हमारे पास हो, तो ये दोनों वेक्टर्स क्या है, अनइक्वल वेक्टर। और इस वेक्टर में हमारे पास जो एंगल होता है थीटा, वो दोनों वेक्टर्स के दरमियान 180 डिग्री होता है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अगर सेम डायरेक्शन में है यानी कि पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो हमारे पास एंगल जो है वो 0 डिग्री आता है। कोलिनियर वेक्टर्स जो हैं, इसके बाद हमारे कोलिनियर वेक्टर्स हैं। कोलिनियर वेक्टर्स जो हैं ये हमारे वो वेक्टर्स हैं जो दोनों एक ही लाइन में हो, सेम लाइन हमारे पास हो, वो वेक्टर्स हमारे क्या कहलाते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स। इसी तरह हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर्स हैं जो एक प्लेन में हो। प्लेन हमारे पास आती है मिलके बनती है एक्स और वाई एक्सिस के साथ। जब हमारे पास ये एक्स और वाई दो एक्सिस हों तो इसका मतलब है हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं तो वो एक ही प्लेन में आते हैं।
तो दोनों अगर 90 डिग्री पर हैं तब भी वो एक ही प्लेन में आते हैं, लेकिन सेम कोलिनियर वेक्टर्स होने के लिए उनको सेम डायरेक्शन में होना ज़रूरी है और उनके दरमियान जो एंगल है वो थीटा होना ज़रूरी है। जबकि हम पैरेलल वेक्टर्स में देखते थे कि सेम लाइन में होना ज़रूरी नहीं है, उनकी डायरेक्शन सेम हो, यानी कि पैरेलल वेक्टर जो हैं उसमें दो वेक्टर्स जो हैं ये सेम लाइन में ना भी हों तब भी वो वेक्टर्स हमारे पैरेलल होंगे, लेकिन कोलिनियर वेक्टर्स में हमारे पास जो वेक्टर्स हैं वो सेम लाइन में उनका होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉनकरेंट वेक्टर। ये ऐसे वेक्टर्स हैं जो सेम पॉइंट पे एक्ट करते हैं या जिनका पॉइंट जो है वो सेम होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास फोर्स की सूरत में हमारे पास जो वेक्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर कॉनकरेंट वेक्टर्स होते हैं, यानी फोर्स अगर हमारे पास इस डायरेक्शन में है, एक F1 हमारे पास इस डायरेक्शन में है और F2 हमारे पास इस डायरेक्शन में है और F3 हमारे पास इस डायरेक्शन में है, तो ये हमारे पास फोर्सेस ये कॉनकरेंट वेक्टर्स आ जाएंगी। तो ऐसे वेक्टर जो सेम पॉइंट पे हमारे रिएक्ट कर रहे हैं, सेम पॉइंट पे, उनको हम क्या कहते हैं? कॉनकरेंट वेक्टर्स। इसके बाद हमारे पास है जीरो वेक्टर। या फिर इसको हम नल वेक्टर भी कहते हैं, नल वेक्टर। तो जीरो वेक्टर जैसे कि बता रहा है उसमें हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल टू जीरो होती है, लेकिन जो डायरेक्शन जो है इसमें हमारी वो होगी आर्बिट्रेरी। अब ये कैसे है? मैग्नीट्यूड तो हमारे पास जीरो है लेकिन डायरेक्शन जो है ये हमारे पास आर्बिट्रेरी कैसे है? क्योंकि जो वेक्टर जीरो है हमारे पास उसमें उसकी भी कोई ना कोई वैल्यू है। हमारे पास जो नल वेक्टर है उसकी भी कोई ना कोई वैल्यू है, उसकी वैल्यू हमारे पास जीरो है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो कोई भी डायरेक्शन ले सकता है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है उसकी, तो उसको हम कहते हैं कि ये आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में है। इसके बाद हमारे पास है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमारा अक्सर जगहों पर इस्तेमाल होता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यूनिट वेक्टर भी जैसे नाम से बता रहा है, यूनिट मीन वन, यूनिटी वन। तो ऐसा वेक्टर हमारे पास जिसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास वन के इक्वल हो, इक्वल टू वन हो हमारे पास मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन जो है इसकी कुछ ना कुछ होगी, डायरेक्शन इसकी कुछ ना कुछ ज़रूर होगी, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास वन है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप ये एग्जांपल लें। अगर मैंने बताना हो कि मैं कराची से लाहौर की डायरेक्शन में जा रही हूँ, लाहौर, तो और मैंने सिर्फ डायरेक्शन बतानी है तो मैग्नीट्यूड या डिस्टेंस बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं उसके लिए यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करूँगी जिसकी लेंथ जो है वो चाहे 1 यूनिट हो, लेकिन वो डायरेक्शन जो है वो कराची से लाहौर की तरफ ही बताएगा। वेक्टर को हम किस तरह शो करते हैं? यूनिट वेक्टर को हम वेक्टर के ऊपर एक कैप से शो करते हैं। ये जो कैप है इसको आप एरो का हेड ही समझे और ये आपको बताएगा कि ये जस्ट डायरेक्शन शो कर रहा है, इसकी मैग्नीट्यूड या इसकी वैल्यू जो है वो मैटर नहीं करती। इसने यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन देता है किसी भी पॉइंट की। हमारे पास यूनिट वेक्टर जो है, जब हम कोई भी वेक्टर लिखते हैं, वेक्टर ए,
तो हमारे पास वेक्टर ए होगा ए की मैग्नीट्यूड इनटू उसका साथ में यूनिट वेक्टर। तो ये यहाँ पे हमें किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड दे रहा है, ये वाला ए, ये हमें मैग्नीट्यूड दे रहा है, और ये जो है ये हमें बता रहा है कि डायरेक्शन जो है वो इसकी किस डायरेक्शन में है। तो जो यूनिट वेक्टर है वो अकेला सिर्फ डायरेक्शन शो करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और किसी वेक्टर के साथ उसकी मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन शो करने के लिए भी हम यूनिट वेक्टर को इस्तेमाल करते हैं। वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम हेड टू टेल रूल इस्तेमाल करते हैं। किसी भी दो वेक्टर्स को या हमने ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, स्केलर को जब हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो हम जस्ट जमा या माइनस उसको करते हैं, लेकिन जब हमने किसी वेक्टर को ऐड करना हो तो हम किस तरह करेंगे। फर्स्ट करें, हमारे पास ये डायरेक्शन ईस्ट में हमारे पास 3 मीटर का एक वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर है हमारे पास नॉर्थ की डायरेक्शन में। तो हमारे पास जो हेड टू टेल रूल है वो ये कहता है कि जब दो वेक्टर्स को ऐड करना हो तो वेक्टर ए को, यानी कि जो फर्स्ट वाला वेक्टर है, उसके हेड को सेकंड वेक्टर की टेल के साथ जोड़ना है। किस तरह? इस तरह हमारे पास वेक्टर ए है 3 मीटर ईस्ट की डायरेक्शन में, और हमारे पास वेक्टर बी है नॉर्थ की डायरेक्शन में। तो हम फर्स्ट के हेड को सेकंड की टेल के साथ जोड़ेंगे। उसके बाद जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा या इसका जो सम अप होकर हमें आएगा उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। उसको ड्रा करने के लिए फर्स्ट वेक्टर की हम टेल, जहां से हमने स्टार्ट किया था, उसकी टेल को रिजल्टेंट की टेल से और हेड को हम रिजल्टेंट के हेड के साथ जोड़ते हैं। ये सेम है जो जैसे हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, 9th 10th क्लास में, बिल्कुल सेम वैसे ही है। तो इसको हम बोलते हैं आर, रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर, और ये हमारे पास होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इक्वल। यहाँ पे हमारे पास वेक्टर ए है और ये हमारे पास वेक्टर बी था। तो जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास रिजल्टेंट आया, रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर, या इसको सम कह लें, ए प्लस बी। इसी तरह सब्ट्रैक्शन हमारे पास कैसे होगी? सब्ट्रैक्शन हमारे पास जो डायरेक्शन है वो अगर रिवर्स डायरेक्शन में हो, वो भी हमारे पास एडिशन की ही तरह की होगी। मान लें कि हमारे पास जो वेक्टर बी है वो यूं नीचे की डायरेक्शन में है, तो इस सूरत में हम क्या करेंगे? हम करेंगे वेक्टर ए को और वेक्टर बी को हम फर्स्ट वाले वेक्टर के हेड के साथ वेक्टर बी की टेल को, फिर हम इसको यूं इस तरह मिलाएंगे रिजल्टेंट लेने के लिए, फर्स्ट की टेल को रिजल्टेंट की टेल से और लास्ट के हेड को रिजल्टेंट के हेड से। तो हमारे पास जो आर वेक्टर है वो ए प्लस बी के इक्वल आएगा। अच्छा, इसमें आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि हमने डायरेक्शन चेंज कर दी है, लेकिन अगर हमारे पास डायरेक्शन सेम होती तो वेक्टर बी जो है ये इसकी नेगेटिव वैल्यू प्लस या माइनस होती। अगर हम इसी वेक्टर को वेक्टर बी लें और इसकी डायरेक्शन चेंज करते तो हमारे पास जो रिजल्टेंट था वो हमारे पास आता ए माइनस बी। अब फर्ज करेंगे हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स जो हैं उसको हमने ऐड करना है। हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है इस डायरेक्शन में, या कह लें कि एक आदमी है वो इस डायरेक्शन में पहले चला, उसके बाद वो नीचे वाली डायरेक्शन में सीधा चला, उसके बाद वो इस डायरेक्शन में फिर से अगेन चला। अब इसका जी रिजल्टेंट बताएं, तो इसका रिजल्टेंट हमारे पास वही सेम होगा। यहाँ से इसके
इसकी टेल को लास्ट वाले के हेड से हम यूं इस तरह मिलाएंगे तो हमारे पास ये जो रिजल्टेंट है ये हमारे पास वेक्टर ए, बी और सी का सम आएगा। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो हमारे पास ये जो रिजल्टेंट है वो इसका सम आएगा। तो हम वेक्टर को इस तरह ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़, जो वेक्टर को जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड में से माइनस या सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन हमने उसकी डायरेक्शन जो है वो लाजमी देखनी है कि कौन सी डायरेक्शन जो है उसमें हमने उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। इसलिए हमें हेड टू टेल रूल की मदद की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कम्यूटेटिव। ये वेक्टर्स की एक प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव वेक्टर्स या कम्यूटेशन। इसको कम्यूटेशन बोले तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा। इसका मतलब है कि क्या वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर है वेक्टर बी सम वेक्टर ए के। क्या ये दोनों बराबर हैं? चलें अभी देख लेते हैं। हमारे पास वेक्टर ए है इस डायरेक्शन में और वेक्टर बी है हमारे पास इस डायरेक्शन में। जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास ये कुछ इस तरह का रिजल्टेंट बनता है। ठीक है, इसको a प्लस बी लिख लें। लेकिन अगर हम b प्लस a करें तो सबसे पहले हम, ये हमारे पास वेक्टर b है, इसको हम पैरेलल तौर पर शिफ्ट कर रहे हैं इधर वाली साइड पे। हम कर सकते हैं इस तरह हर वेक्टर को शिफ्ट पैरेलल तौर पर सामने की डायरेक्शन में। हम यही वेक्टर b को हम ले रहे हैं और उसके बाद जो वेक्टर a है उसकी टेल को फर्स्ट वाले वेक्टर के हेड के साथ हम इस तरह ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास वेक्टर a है, ये नीचे वाला। अब देखें कि जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास सेम आ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर a और वेक्टर b जो हैं ये कम्यूटेटिव हैं। इसका मतलब ये है कि जो वेक्टर्स हैं वो आपस में कम्यूटेटिव हैं, यानी कि एक दूसरे को कम्यूट कर रहे हैं। वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल होता है वेक्टर b प्लस वेक्टर a की। ओके, तो आज का लेक्चर जो है ये कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट हो गया। आज हम लोगों ने जस्ट बेसिक कंसेप्ट देखे थे वेक्टर्स के, उसकी टाइप्स वगैरह देखी थी। तो बाकी जो टॉपिक्स रहते भी हैं वो हम कल कवर करेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, पूछना है आप लोगों ने, तो आप लोग पूछ सकते हैं।